लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है और दूसरे दिन के खेल के खत्म होने के बाद भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके हैं। वहीं इंग्लैंड ने 387 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। सबसे पहले बात पहले सेशन की करते हैं और पहले सेशन में जिस तरह की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की और खासतौर से अगर हम बात नर्सरी एंड की करें और जिसके बारे में लगातार मैं जिक्र आपके साथ कर रहा हूं, लगातार यहाँ के स्लोप के बारे में स्टोरीज आपको बता रहा हूं और उसी स्टोरी को आगे ले जाने का काम जसप्रीत बुमराह ने किया। जसप्रीत बुमराह ने बेहद शानदार गेंदबाजी की और खासतौर से जब उन्होंने अपना एंड बदला, यानी कि नई गेंद के साथ उन्होंने शुरुआत की थी पवेलियन एंड से, यानी कि स्लोप के साथ उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। अगर आप पहला दिन याद करें और जब पहला दिन का खेल खत्म हो रहा था तब उन्होंने हैरी ब्रूक्स को नर्सरी एंड से आउट किया और उसके बाद एक छोटा स्पेल उन्होंने डाला था और उसके बाद जब नई गेंद ली गई तो उन्होंने ये तय किया कि वो अब गेंदबाजी नर्सरी एंड से करेंगे और नर्सरी एंड से उन्होंने जिस तरह की कातिलाना गेंदबाजी की उसका कोई जवाब इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के पास नहीं था। खासतौर से जो सेट बल्लेबाज खेल रहे थे, यानी कि जो रूट की बात कर लें और जो रूट के साथ बेन स्टोक्स खेल रहे थे और फिर उसके बाद क्रिस स्टोक्स, ये 3 विकेट निकाले जसप्रीत बुमराह ने अपने दूसरे दिन के पहले स्पेल में। और पहले स्पेल में जिस लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने गेंदबाजी की वो इंग्लैंड के तमाम बल्लेबाजों को लगातार परेशान करता रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 2018 में जब वो इंग्लैंड के दौरे पर आए थे तो यहाँ के स्लोप के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, यहाँ के एडजस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे कि किस तरह की उनको गेंदबाजी करनी है और क्या कुछ उनको यहाँ पर बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन उस समय जो कुछ उन्होंने सीखा उसको अब अमली जामा पहनाया उन्होंने और उनका ये कहना था जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया पिछले बार के इंग्लैंड दौरे पर, उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर बहुत वो काम में लेकर आया और इसी वजह से अगर उनकी गेंदबाजी की धार को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो खासतौर से मेरे जो राइट साइड में नर्सरी एंड है जहाँ से उन्होंने सारी विकेटें निकाली और इन सारी विकेटों में जो सबसे बड़ी बात थी, यानी जो 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने, उनमें से 4 विकेट उन्होंने क्लीन बोल्ड किए और ये दर्शाता है कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें और विकेट से बहुत ज़्यादा अगर हेल्प आपको नहीं मिल रही तो वो जो स्लोप था वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प पहुंचाएगा। और क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जो एक्शन है और जिस लाइन में वो गेंदबाजी करते हैं वो हमेशा बैट्समैन को कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा बॉल बाहर जाएगा और कौन सा बॉल अंदर आएगा। विकेट कितनी क्लोज से वो गेंदबाजी करते हैं कि उनके हाथ को भी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और जिस तरह से नर्सरी एंड पे वो स्लोप है जहाँ पे ज़्यादातर राइट आर्म सीमर का बॉल थोड़ा सा बाहर निकलता है या सीधा रहता है, वहां से उन्होंने गेंदों को थोड़ा सा सीम कराया, कुछ बॉलें उनकी लेग कट हुई और इसी वजह से अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से जो रूट को आउट किया, बेन स्टोक्स को जिस तरह से आउट किया और 12वीं बार ओवरऑल तीनों फॉर्मेट मिला लें तो जो रूट को आउट किया उन्होंने और 5वीं बार वो बेन स्टोक्स को आउट करने में कामयाब रहे। और पहला सेशन पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के नाम रहा। 1 विकेट उन्होंने पहले दिन लिए थे, फिर 3 विकेट उन्होंने लिया लंच तक और लंच के बाद आकर जोफ्रा आर्चर को आउट करके इंग्लैंड की पारी को खत्म किया। तो इंग्लैंड ने 387 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए और आपको थोड़ा ये रिकॉर्ड बताऊंगा तो थोड़े हैरान जरूर होंगे कि जब जब किसी भी टीम ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 380 प्लस रन बनाए हैं तो वो टीम हमेशा से बहुत मजबूत स्थिति में रही है और उनका विनिंग परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है और इसका पूरा श्रेय जाता है जो रूट को, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दौरान 37वां शतक उन्होंने यहाँ पर लगाया। लॉर्ड्स के जो ऑनर बोर्ड है वहाँ पर तो कई बार उनका नाम आ चुका है, लेकिन ये पारी उनके लिए बहुत स्पेशल रही होगी क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की और इस बात को तय किया कि इंग्लैंड एक सम्मानजनक स्कोर तक जाएगा और 400 का टारगेट वो कर रहे थे। जो टीम मैनेजमेंट इंग्लैंड की थी वो उन्होंने ये टारगेट किया था कि 400 अगर बनाते हैं इस विकेट पर तो फिर इंग्लैंड भारतीय टीम को परेशान किया जा सकता है। तो जो रूट ने कमाल किया, उसके अलावा फील्डिंग में भी उन्होंने शुरुआत से ही कमाल किया और खासतौर से जिस तरह का कैच उन्होंने करुण नायर का पकड़ा वो 211वां कैच था। राहुल द्रविड़ को उन्होंने पीछे छोड़ा और साथ ही बल्लेबाजी में भी राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा। 37 शतक उन्होंने लगा दिए और धीरे धीरे वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ के इस शतक ने उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ाया होगा क्योंकि देखिए जब आप इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और फॉर्म में होते हैं और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो जो रूट ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है टेस्ट क्रिकेट में वैसा कोई भी बल्लेबाज वैसा रिकॉर्ड लेकर नहीं चला है, फिर वो चाहे श्रीलंका हो चाहे इंडिया हो या अपने होम ग्राउंड की बात करें इंग्लैंड की, वहाँ पर हर जगह उनकी टेक्निक, उनका जो टेम्परामेंट है और शॉट्स में जो उनकी टाइमिंग है वो बेहद कमाल रही है। और इंग्लैंड की पूरी जो बेसबॉल की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं
वो अगर किसी एक आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो जो रूट है। जो रूट पिलर की तरह खड़े होते हैं, उनके इर्द गिर्द सारे बल्लेबाज अपने शॉट्स खेलते हैं। और आज क्योंकि विकेट बहुत ट्रिकी था और इसके बारे में जिक्र भी किया जो रूट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये विकेट धीरे धीरे स्लो होगा, यहाँ पर बाउंस भी अप एंड डाउन होगा और बल्लेबाजी करना मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन सवाल अब बड़ा यही है कि यहाँ पर चौथी पारी भारतीय टीम को खेलना है और ऐसे में अगर वो पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते, हालांकि 3 विकेट भारत के गिर गए, के राहुल जरूर क्रीज पर हैं और के राहुल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर है, लेकिन अगर आप देखें तो भारत कोई बहुत अच्छी स्थिति में आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि शुभमन गिल जो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो आउट हुए। इसके अलावा करुण नायर को अच्छा स्टार्ट फिर मिला, एक बार 40 रन उन्होंने बनाया, फिर उनका विकेट गया। और इनिशियली पहले मैच में शतक लगाने के बाद यशस्वी जायसवाल का बल्ला मानो रूट से जाता है। हमने पर्थ में भी देखा था, ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने शतक लगाया उसके बाद पूरी सीरीज में वो स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ इसी अंदाज में इंग्लैंड में भी उनकी सीरीज अब तक जा रही है। तो चलिए थोड़ी बात करुण नायर की सबसे पहले करते हैं। करुण नायर ने एक और चांस मिस किया और मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट बहुत नाराज होगा जिस तरह से वो 40 रन या 30 रन बनाने के बाद आउट हो रहे हैं। एक बड़ा क्राइम, हालांकि बहुत ही शानदार कैच पकड़ा जो रूट ने उनका, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट उनको मिला था ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी पारी वो खेलने के पूरी तैयारी से आए हुए हैं। के राहुल की जितनी तारीफ की जाए इस विकेट पे कम है। शीट एंकर की तरह वो पिच पर खड़े रहे और उनको मानो अपना रोल पता था कि किस अंदाज में उनको बैटिंग करनी है और किस तरह से रनों को जोड़ना है, क्योंकि वो जो काम जो रूट ने किया वही काम के राहुल को करना है भारतीय पारी में। और ऋषभ पंत ने आते ही एक स्वीप शॉट खेला पहले शोएब बशीर को, फिर एक और पैडल स्वीप उन्होंने खेला और एक तरह से वो स्टेटमेंट देने जैसा मूड में आए थे। हालांकि उनकी उंगली में चोट है, रह रह के वो कसक, वो टीस उनकी उंगली में नजर आ रही थी जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जो सिनेरियो था वो कुछ ऐसा ही था कि आप जब तक काउंटर अटैक नहीं करेंगे तब तक इंग्लैंड आपके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखेगा। और खासतौर से थोड़ी चर्चा यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरह से जो रूट को आउट किया इंग्लैंड ने उसकी भी करनी चाहिए, क्योंकि 21 गेंदें डॉट फेंकी गई पहले शुभमन गिल को और उसके बाद एक सर्कल सा क्रिएट किया गया जहाँ पे बहुत ही फाइन स्लिप खड़ा किया गया, विकेट कीपर आगे चले आए और क्रिस वोक्स लगातार वो अंदर आती गेंदें डालते रहे ताकि आपका बैट पैड में गैप बने। लेकिन एक बॉल सीधा निकला और हमेशा मैं कहता हूँ जब आप पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हैं तब वहां से कोई बॉल जो बाहर निकलता है, क्योंकि नेचुरली बॉल अंदर आता है, आप मेंटली तैयार होते हैं कि आप अंदर वाली बॉल को खेलेंगे, लेकिन जैसे ही बॉल बाहर निकलता है आपके लिए परेशानी हो जाती है, बॉल स्ट्रेट निकलता है। और शुभमन गिल उसी सीधी बॉल का शिकार हुए जब बॉल पिच पड़ के करके सीधा निकला और एक फाइन एज यहाँ पर पकड़ा जेमी स्मिथ ने। तो इंग्लैंड शायद बहुत संतुष्ट होगा, 3 विकेट उन्होंने भारत के निकाल दिए हैं और कोई बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं बनाया। और यहाँ की पिच थोड़ी चैलेंजिंग है, यहाँ की पिच ना लीड्स जैसी है ना एडवेस्टर्न जैसी है जहाँ पे जाके आप थ्रू द लाइन शॉट्स खेलेंगे, ड्राइव करेंगे, कट एंड पुल करेंगे, बाउंस पे आप भरोसा करेंगे। ये ऐसी पिच नहीं है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो रूट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, पिच में खड़े नहीं होंगे, आप यहाँ पर रन नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह से जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप यहाँ पर ये सोच के आएंगे कि आप 5 विकेट ले लेंगे, यहाँ का स्लोप आपको मदद करेगा, तो ऐसा नहीं है। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सही एरियाज में अगर आप गेंदबाजी करेंगे तभी आप जाकर यहाँ के विकेट पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ओवरऑल सिनेरियो कुछ ऐसा अभी तक बन रहा है। 2 दिन के खेल में अगर आप सेशन वाइज जाएँ तो थोड़ा इवन अब आता जा रहा है मामला, क्योंकि कल 3 सेशन में 2 सेशन भारत ने जीते थे, 1 सेशन इंग्लैंड के नाम रहा था। तो अगर आप अब दूसरे दिन देखें तो यहाँ पर कम से कम 2 सेशन ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लैंड थोड़ा खुश हो रहा होगा। सेकंड सेशन में जब उन्होंने विकेटें निकाली, सेकंड और थर्ड सेशन में, और पहले सेशन में भारत ने जिस तरह से विकेट निकाली, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 7 विकेट इंग्लैंड के गिरे दूसरे दिन। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम के भी 3 विकेट गिर चुके हैं। तो ओवरऑल अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है, माफ कीजिएगा, 6 विकेट आज गिरे और 3 भारत के गिरे, तो 9 विकेट टोटल आज के दिन में गिरे हैं। तो दूसरे दिन के खेल के बाद एक बात तो संकेत साफ मिल रहे हैं कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा शायद बल्लेबाजी करना थोड़ा और मुश्किल होता जाए। और इसी वजह से अब समझ आ रहा है कि बेन स्टोक्स ने जो अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया, जो अपनी सोच में बदलाव किया, उसके पीछे की बड़ी वजह यही रही है कि जब तक आप चौथी पारी यहाँ पे खेलने आएंगे तब तक पिच में काफ़ी वेयर एंड टेयर हो चुका होगा। और इतनी गर्मी है यहाँ पर, मैं इस समय शाम के इंग्लैंड टाइम पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं और इतनी गर्मी है कि अभी भी स्वेटिंग यहाँ पे हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में ये जो हीट है वो पिच में कितना बड़ा असर डाल सकती है और पिच को बदल सकती है। तो अब तीसरे दिन का खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पे है, जहाँ पर
पहला सेशन जिस तरह से भारत ने अगर विकेट निकाला, खुदा ना खास्ता अगर इंग्लैंड ऐसी गेंदबाजी करता है जहां पर भारत को प्रेशर में लाए, तो फिर एक बात तो तय है कि इंग्लैंड के पास स्कोर बोर्ड पर रन लगे हुए हैं, उनकी तरफ से 387 बन चुके हैं और हमें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड इतनी आसानी से यहाँ की पिच पे आपको रन बनाने नहीं देगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा हर एक काउंटर के लिए। हर एक इनकाउंटर में आपकी मुलाकात जोफ्रा आर्चर से भी होती रहेगी, क्योंकि बहुत तेज़ गेंदबाजी की है उन्होंने अपने वापसी में। 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो स्पेल उन्होंने डाले वो कमाल के थे, और ख़ास तौर से जो एक दो जो बाउंसर्स थे वो पैरेलल कीपर ने पकड़े हैं, यानी कि वो दम लगा रहे हैं और अपनी वापसी को प्रूव करना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए तीसरे दिन के लिए, और तीसरे दिन बहुत ही कमाल और धमाल होगा। और तीसरे दिन का तिलिस्म वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता है जो इस तिलिस्म को तोड़ता है वही टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ता है। तो तीसरा दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन, लगातार अपडेट्स हम आपको लेके आते रहेंगे लॉर्ड्स के मैदान से सीधे। तो बने रहिए हमारे साथ और क्रिकेट के इस कवरेज का पूरा मज़ा उठाते रहिए।